नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सिर्फ सजग ही नहीं संवेदनशील भी है। उज्जैन की मेडिसिटी हो या भोपाल के हमीदिया अस्पताल में अत्याधुनिक MRI मशीनें, PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज हो या फिर PM श्री एयर एम्बुलेंस सेवा, लक्ष्य साफ है, हर नागरिक तक सस्ती, सुलभ और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। लेकिन सवाल भी जरूरी है, क्या यह मॉडल सिर्फ कागजों तक सीमित है या जमीनी बदलाव की बयार बहने वाली है? क्या सिटी स्कैन की चमक गांव की बदहाली को मिटा पा रही है? आज की चर्चा स्वास्थ्य सेवाओं में मध्य प्रदेश का मॉडल, नीति, नियत और नतीजों की पड़ताल पर होगी। उसके पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश नया रास्ता दिखा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है हर वर्ग तक इलाज की रोशनी पहुंचे। उज्जैन में मेडिसिटी, PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज, सिटी और MRI जैसी अत्याधुनिक मशीनों से लैस अस्पताल और अब PM श्री एयर एम्बुलेंस जैसी जीवनदायी सेवा। सिर्फ शहर नहीं, गांव तक भी आधुनिक इलाज पहुंचे, यही सरकार का विजन है, यही मुख्यमंत्री का मिशन है। स्वस्थ मध्य प्रदेश के इस अभियान में नीति, तकनीक और संवेदना तीनों की साझी शक्ति से नया हेल्थ मॉडल गढ़ने का दावा है। आज के इस दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हेल्थ सुविधाएं बढ़ती जा रही, खास करके भोपाल जैसे संभाग केंद्र और राजधानी होने के कारण CT स्कैन और MRI की जो नई मशीन का लोकार्पण हुआ है, ये हम सब के लिए कष्ट के समय में एक तरह से जीवन दान के बराबर भी है और जिनकी जांच करना है उस नाते से भी अत्यंत आवश्यक भी है। सरकारी हॉस्पिटलों में उन्नत से उन्नत टेक्नोलॉजी की नई नई मशीनों के आधार पर हमारी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है और एक के बाद एक पूरे प्रदेश के अंदर सारी हेल्थ सुविधाएं सबको जुटाते हुए सेवा भी, सजगता भी, लेकिन क्या वाकई मध्य प्रदेश हेल्थ मॉडल बन पाया है? अब बात हो रही है PPP मॉडल, एयर एम्बुलेंस और मेडिसिटी की। मध्य प्रदेश सरकार दावा कर रही है अब ना इलाज रुकेगा, न मरीज भटकेगा। जहां सरकार दावों के पोस्टर लगा रही है, वहीं कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का आरोप है PPP मॉडल के नाम पर निजीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। ग्रामीण अस्पताल अभी भी संसाधनों से खाली हैं। एयर एम्बुलेंस उड़ रही है, लेकिन गाँव में साधारण एम्बुलेंस तक नहीं पहुँचती। कांग्रेस कहती है सिर्फ सिटी और MRI की तस्वीरों से हेल्थ मॉडल नहीं बनता, जरूरत है डॉक्टर, दवाइयों और जमीनी व्यवस्थाओं की। सरकारी अस्पतालों की हालत बदले बिना ये घोषणाएं सिर्फ चमकदार विज्ञापन हैं। आरोप ये भी है आयुष्मान योजना के नाम पर निजी अस्पताल लूट का अड्डा बन चुके हैं। बिल्कुल असत्य कथन कर रहे मुख्यमंत्री जी। मध्य प्रदेश में चिकित्सा सुविधाएं इतनी लचर और कमजोर है और चिकित्सा सुविधाओं के नाम पर ऐसी लूट हो रही है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं हो सकती। आयुष्मान कार्ड, स्वेच्छा अनुदान राशि, इसका भीषण दुरुपयोग हो रहा है मध्य प्रदेश में और वही जा रहा है जिला अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, जिसकी क्षमता प्राइवेट अस्पतालों में जाने की नहीं है। कितने अस्पतालों में बाईपास सर्जरी हो रही, कितने अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, बताओ। कितने अस्पतालों में हार्ट के वॉल्व बदले जा रहे हैं, एंजियोप्लास्टी हो रही है। किस तरह की चिकित्सा सुविधाओं की बात कर रहे हैं? स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ अस्पतालों की इमारतों से नहीं, नियत और नीति की मजबूती से बनती हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने मेडिसिटी, एयर एम्बुलेंस और डिजिटल हेल्थ सिस्टम जैसे कई सराहनीय कदम उठाए हैं, लेकिन विपक्ष याद दिला रहा है असली परीक्षा मैदान में है, मशीनों की तस्वीरों में नहीं। सवाल यही है, क्या मध्य प्रदेश का हेल्थ मॉडल वाकई मॉडल बन रहा है या ये भी एक चुनावी ट्रीटमेंट है? जनता तय करेगी इलाज सुलभ हुआ है या सिर्फ आंकड़े स्वस्थ दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज।
तो आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख जी जुड़े हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिभा विक्टर जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगी। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मध्य प्रदेश संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कोमल सिंह जी भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। कोमल सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, बात करें 1999 की, जब आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान से लेकर अब तक 26 वर्ष बीत चुके हैं। इन 26 वर्षों में काफी बदलाव मध्य प्रदेश में आए, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में यदि हम देखें तो किस तरह से इन बदलावों को आप देखते हैं? खासकर अभी जो कुछ हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में प्रयोग किए जा रहे हैं और बड़े कदम भी उठाए गए हैं पीएम श्री एम्बुलेंस के तहत, इसे किस तरह से आप देखते हैं? क्या वाकई हमारा जो स्वास्थ्य मॉडल है वाकई में मॉडल है या फिर सुधार की आवश्यकता अभी भी है? अमित, आपने शुरुआत बहुत अच्छी की और आपने मुझसे निजी प्रश्न से ही शुरुआत की कि 1999 में जब मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, तब में और अब में मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन है। देखिए, उस समय सबसे बड़ी बात थी कि बंटा ढार जी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, और मैं जिस शहर में हूँ इंदौर में 9-9 घंटे बिजली जाती थी। तो हमने 12वीं की बोर्ड की जो एग्जाम दी थी 1999 की, वो मोमबत्ती में दी थी। महोदय लाल बत्ती में थे, दिग्विजय सिंह जी, और हम मोमबत्ती में थे, ये फर्क था। अच्छा। उसके बाद यहाँ पर मेडिकल और डेंटल दोनों को मिला दे, मध्य प्रदेश की धरती पे केवल 7 कॉलेज थे। परिणाम स्वरूप अच्छा पढ़ने के उपरांत भी मुझे 2000 किलोमीटर डाउन साउथ जाकर वहां की सीईटी की एग्जाम निकालने के बाद घर छोड़ के 5 साल रहना पड़ा, वहां जाके पढ़ाई करना पड़ी। आज अगर हम देखें तो मेडिकल डेंटल मिला ले तो मध्य प्रदेश अकेले में 44 से ज्यादा मेडिकल प्लस डेंटल कॉलेजेस हैं, वो 50 और आने वाले हैं मेडिकल कॉलेजेस, क्योंकि पीपीपी मॉडल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो चलाया है। तो इससे तो जिसको कहते हैं ना, बाहर आ जाएगी मेडिकल की, वो स्थिति निर्मित हो रही है। फिर आप ये देखिए कि क्या हमने कभी सोचा था, या 5 साल 6 साल पहले की बात करें हम, कि हमने कितना ग्रोथ की है मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य के सेक्टर में, कि एमआरआई या सीटी स्कैन कहीं पर भी, उज्जैन जैसे शहर में जो कि संभागीय हेडक्वार्टर है, यहां पर भी आज से 6-7 साल पहले की बात करूं मैं, तो सीटी स्कैन और एमआरआई नहीं होती थी। उसके लिए प्राइवेट के पास जाना पड़ता था, ज्यादा से ज्यादा होता था सोनोग्राफी हो जाती थी, एक्सरे होता था। आज आप देखिए कि कोई भी संभाग के हेडक्वार्टर में ऐसा है कि जहां पर पेशेंट्स के डायलिसिस नहीं होती हो, या वहां पर कैंसर की जांच नहीं होती हो, या सीटी स्कैन नहीं होता हो, या एमआरआई नहीं होती हो। तो ये सब चीजें हम सामने सामने देख रहे हैं। फिर बहुत सारी योजनाएं हैं, आप देखिए लगभग 4.25 करोड़ से ज्यादा, टू बी वेरी प्रिसाइज 4,85,00,000 के आसपास लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं। मैं स्वयं एक डॉक्टर हूं। जब किसी के पास यदि बीमा कराने के पैसे नहीं होते हो, जेब में नोट नहीं होते हैं, तो वो कहां जाए? अगर आसपास के सरकारी अस्पताल में नहीं हो सकता है, तो हमने ये भी गारंटी ले ली प्रधानमंत्री महोदय ने और मुख्यमंत्री जी ने कि 5 लाख तक का इलाज आप कहीं प्राइवेट पे भी कराओगे, पूरी आपको सेवाएं दी जाएंगी। तो ये हमने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। आपने 99 की बात की, 1999 का आंकड़ा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहता है कि मध्य प्रदेश में संस्थागत प्रसव जो महिलाओं का होता था, और अच्छा है कांग्रेस ने एक बहना को भेजा है कि एक प्रवक्ता के रूप में, तो वो महिलाओं के दर्द को समझ सकती हैं कि संस्थागत प्रसव की दर 22% थी। इतना शर्मनाक आंकड़ा था मध्य प्रदेश का। आज 92% से ज्यादा हमारी बहनों का संस्थागत प्रसव जो है वो होता है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को भी, एक महिला कांग्रेस की प्रवक्ता को गौरवान्वित होना चाहिए इन आंकड़ों पर और इन सच्चाइयों पर। प्रतिभा विक्टर जी, क्या ये आंकड़े गौरवान्वित करते हैं? क्योंकि जिस तरह से दावे हैं कि मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस तो खुले ही, लेकिन इसके अलावा हमने जो सरकारी अस्पताल है उन पर भी ध्यान दिया। पहले जिन सुविधाओं के लिए प्राइवेट का रुख करना पड़ता था, आज कोशिश ये है कि वो तमाम जो रिसोर्सेज हैं हमें सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हो। लेकिन जमीन पर आप क्या देखती हैं? क्या ये जो आंकड़े दावे हैं सरकार के मेल खाते हैं सच्चाई से? देखिए, जो भाई गुलरेज ने कहा है कि इंदौर उज्जैन की उन्होंने बात कही, तो इस मध्य प्रदेश में केवल इंदौर और उज्जैन ही नहीं है। इस मध्य प्रदेश में कई जिले हैं, कई तहसील है और कई हजारों गांव हैं। तो हमें अगर वास्तविकता देखना है, हकीकत देखना है, तो हमें जमीन पे जाना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है कि तरह तरह के आपने आधुनिक मशीनें कर दी, संस्थागत प्रसव होने लग गए, अच्छी बात है। ये अगर थोड़े जिला स्तरीय पर हो रहे हैं या बड़े शहरों में हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात है सरकार ने करी। पर सरकार का क्या दायित्व है कि आपको छोटे छोटे गांवों तक भी जाना है। आप पीएचसी, सिविल हॉस्पिटल जैसे स्वास्थ्य केंद्र है, वहां की हालत देखिए। सबसे पहले तो वहां भवन जर्जर है, कई जगहों पे आप जाके देखिए
डॉक्टर्स की बात कमी है वहां पर, कर्मचारी वहां पर कम है, कर्मचारी आधे से ज्यादा छुट्टी पे होते, वहां अव्यवस्थाएं हो जाती। बात आधुनिक मशीनों की तो वहां करिए ही मत, क्योंकि वहां दवाइयां और डॉक्टर्स और कर्मचारियों की ही कमी है। आप बात करते हैं प्रसव की, प्रसूता की, तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में और आपके मीडिया के माध्यम से कि किस तरीके से सीधी शहडोल जैसे शहरों में एम्बुलेंस तक नहीं थी। आप एडवांस एम्बुलेंस की बात करते हैं तो वहां पर एक सामान्य एम्बुलेंस तक नहीं थी। महिलाओं को चारपाई पर नदी से पार लिया जा रहा है, कीचड़ में लेके जाया जा रहा है, महिला रास्ते में मृत्यु हो गई है, अस्पताल में सुविधा नहीं मिली, बेडों की कमी है, अस्पताल में बाहर आंगन में महिलाओं की डिलीवरी हो रही है। तो ये सारी जमीनी हकीकत है, तो हमें इसे भी देखना चाहिए। अगर आपने आधुनिकीकरण कर दिया है कई जगह, परंतु आपको नीचे लेवल तक जाना होगा, जिलों से ब्लॉक तक, ब्लॉक से गांव तक जाना पड़ेगा। वहां पर हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप आधुनिक मशीनों की बात कर रहे हैं, वहां पर प्रयोगशाला, लेबोरेटरी तक नहीं है, तो आपकी छोटी मोटी ब्लड टेस्ट जैसी सुविधाएं नहीं मिलती, MRI और सोनोग्राफी तो बहुत दूर की बात है। तो गाँव में बहुत असुविधाएं हैं। आज भी गाँव के लोग आपसे जवाब जरूर कराने, सोनोग्राफी कराने शहरों की तरफ आते हैं। तो कुछ अच्छा किया है तो बहुत कुछ अच्छा करने की जरूरत है अभी। जी कोमल सिंह जी, आप बतौर स्वास्थ्य कर्मी जमीन पर भी काम करते हैं, सरकारी अस्पतालों की जो स्थिति है वो आप और बेहतर तरीके से बता पाएंगे। क्या सरकार जो दावे कर रही है कि हमने सभी संसाधन उपलब्ध करा दिए हैं, ऑपरेटर्स भी वहां पर है, ये स्थिति वहां पर है, या फिर कांग्रेस जिस तरह से आरोप लगा रही है कि बड़े शहरों में तो सुविधाएं मिल जाती हैं लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है, तहसील है, छोटे ब्लॉक हैं, वहां अभी भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता आप देखते हैं? देखिए, सरकार जिस तरह से दावा, सरकार का जिस तरह से दावा है उस तरह का हकीकत में नहीं है। अच्छा, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण दे देता हूँ कि सरकार ने जो मशीन है वो तो उपलब्ध करा दी, लेकिन सरकार द्वारा जो कर्मचारियों की भर्ती है वो बिना पढ़े लिखे लोग, बिना कोई इंटरव्यू किए हुए, सिर्फ आउटसोर्स पर निजीकरण के माध्यम से भर्ती हो रही है। ना कर्मचारियों को निजी कंपनियों के हाथ में सौंप दिया है, ना तो उनको 5-5, 6-6 महीने से ना तो उनको समय पर वेतन मिल रहा है। शासन द्वारा जो श्रम विभाग की गाइडलाइन अनुसार उनको जो वेतन निर्धारित किया गया है तो उसमें से भी आधा वेतन कमीशन में जा रहा है, आधा वेतन कर्मचारियों को मिल रहा है। तो सरकार पहले सरकार अपनी नीयत को स्पष्ट करे, कर्मचारियों की स्थायी भर्ती करे। जो 1996 से जो चतुर्थ श्रेणी के भर्ती बंद की गई है उसको पुनः चालू करे, क्योंकि मशीनरी से जब तक स्वास्थ्य विभाग में स्थायी कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जाएगी, स्थायी कर्मचारी नहीं रखे जाएंगे, तो जब तक सिर्फ कोई दावे हैं, क्योंकि सरकार हमेशा कर्मचारियों को छलावा करती है, जिससे कर्मचारी लगातार थका हुआ सा महसूस कर रहे। तो मेरे हिसाब से पहले सरकार को स्थायी कर्मचारियों की भर्ती की जाए, जिससे जो कर्मचारी मरीजों की जो सेवाएं करते हैं पहले वो खुद सुरक्षित हो, क्योंकि उनके 5-5, 6-6 महीने से उनको वेतन नहीं मिल रहा, वो दूसरों का इलाज कैसे कर पाएंगे? अब वो अपना ही खुद रोजी रोटी के संकट से गुजर रहे हैं। ठीक है कोमल सिंह जी, कर्मचारियों की बात हुई, ट्रेंड स्टाफ की बात आपने कही, लेकिन एक विषय जो संसाधनों का दावा किया जाता है कि हम प्राइवेट अस्पतालों में देखते हैं बहुत सारी सुविधाएं हैं, पहले हमारे गवर्नमेंट अस्पतालों में नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी जो सरकारी स्तर पर अस्पतालों का संचालन हो रहा है वहां पर क्या स्थिति बेहतर हो पाई है? तमाम मशीनें हमारे पास आई हैं, अब क्या मरीजों को प्राइवेट का रुख नहीं करना पड़ रहा? देखिए सर, मैं थोड़ा फिर दोहरा लेता हूँ, मशीनरी तो सरकार ने दे दी जी, जैसे अल्ट्रासाउंड की मशीन है, सीटी मशीन है, जो जिला अस्पताल की जो व्यवस्था है वो तो कुछ हद तक ठीक होती जा रही हैं। लेकिन ग्रामीण अंचलों में जैसे अल्ट्रासाउंड की मशीनें पहुंच चुकी हैं, एक्सरे की मशीनें पहुंच चुकी हैं, वो सिर्फ सेंटरों पे धूल खाने का काम कर रही है, क्योंकि वहाँ कोई स्टाफ ही नहीं है करने वाला। अच्छा, ठीक है। तो जब तक स्टाफ नहीं होगा तो मशीनरी वहाँ क्या करेंगे? जी, डॉक्टर गुलरेज शेख जी, यही बात प्रतिभा जी ने भी उठाई कि बड़े शहरों में तो सुविधाएं मिल जाती हैं, मॉनिटरिंग भी होती है, लेकिन जो छोटे ब्लॉक है, तहसील है, वहां पर स्थिति ये है। और दूसरी बात जिस तरह से कोमल सिंह जी ने कही है, डॉक्टर गुलरेज शेख जी, कि हमारे पास संसाधन यदि भी है भी तो ट्रेंड स्टाफ नहीं है उसे ऑपरेट करने के लिए। तो क्या सरकार इस दिशा में भी संज्ञान ले रही है, या फिर सरकार के पास कोई ऐसे मामले पहुंचे हैं, शिकायत पहुंची है?
देखिए, मैं नहीं कहता कि चुनौतियां नहीं जी। हैं, चुनौतियां डेफिनेटली हैं, और विशेषकर जितना ग्रामीण अंचल होता है उसमें ज्यादा चुनौतियां होती हैं। जी। मैं एक डॉक्टर होने के नाते मैं खुद ये बात समझता हूँ कि जो डॉक्टर्स होते हैं, जो नए लड़के होते हैं, विशेषकर मैं बात कर रहा हूँ MS MD MCH DM करे हुए डॉक्टर, जी। वो नहीं जाना चाहते हैं ग्रामीण अंचल में, इसलिए वो गवर्नमेंट जॉब में रिक्रूटमेंट में भी नहीं आते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जॉब में रिक्रूटमेंट के लिए जूनियर्स डॉक्टर यूजुअली आते हैं, या फिर BAMS BH MS ये ज्यादा आते हैं। तो भी जो सच्चाई है उस पर कोई पर्दा डालने की जरूरत नहीं है, तो गवर्नमेंट खुद उसके लिए एक जद्दोजहद का काम करती है। लेकिन जहां तक बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की भी और परमानेंट स्टाफ की भी, देखिए अगर वर्ष 2024 2025 का अगर हम जी। स्वास्थ्य का बजट देखें तो ये 15,744 करोड़ रुपए पहुंचा, जो कि उसके पहले वाले वर्ष के मुकाबले जस्ट डबल था। तो मतलब सरकार अपनी तरफ से दोगुनी स्पीड से काम कर रही है, दोगुने रिसोर्सेज झोंक रही है, तो रिसोर्सेज चाहे मशीनरी में हो या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज में हो, दोनों में किया जा रहा है। लेकिन ये बात सच है कि जो लक्ष्य है, लक्ष्य के बीच में वो जो हम चाहते हैं जो अचीव करना, उसमें कुछ डिस्टेंस है, लेकिन उसको तेजी से पार किया जा रहा है। और ये बात को तो कोई आंकड़ों को जो वर्ल्ड के आंकड़े में बताया था, जैसे 22% पूरे मध्य प्रदेश की पैन MP का महिला प्रसव दर था, वो पैन MP का 92% पहुंच गया। तो वो तो नजर आता है ना। और इतनी सारी योजनाओं में भी देखिए, वुमेन्स हेल्थ की बात करें, विशेषकर प्रेग्नेंट महिलाओं की बात करें, उनकी हेल्थ की, तो न्यूट्रिशन लेवल्स उनके बढ़ रहे हैं। खासतौर से कब देखा गया ये, जब से लाडली बहना योजना लॉन्च हुई। क्यों? क्योंकि उनका आर्थिक सशक्तिकरण भी साथ में हुआ है। तो जी गुडरेज, तो सरकार सब तरफ से लगातार काम कर रही है। मैं फिर कह रहा हूँ चुनौतियां हैं, लेकिन हम काम कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं अब प्रतिभा जी से पूछूंगा, तकलीफ होगी इनको, इनके मीडिया प्रभारी महोदय जब वक्तव्य दे रहे थे और हर चीज को गलत बोल रहे थे, तब उनके पीछे बैठ के राजीव गांधी की चेहरे पर मुस्कुराहट वाली फोटो लगी थी, और वो कहना चाह रहे थे शायद राजीव गांधी जी कि बेटा चुप रहो, मैं 100 रुपए भेजता था तो 15 रुपए पहुंचते थे, बाकी कांग्रेसी 85 रुपए खा जाते थे। अब ये नहीं होता है। प्रतिभा विक्टर जी, क्या हमारे पास सिर्फ ट्रेंड स्टाफ की ही एक आप देखते हैं कशमकश है, या चुनौतियां इससे आगे भी आप मानती हैं? देखिए, सरकार के पास चुनौती बहुत है जी। बात नियत की है कि अगर नियत साफ होगी तो सरकार उस पर काम करेगी। जैसे कि कोमल सिंह जी ने कहा कि ट्रेंड स्टाफ है नहीं, आप निजी प्राइवेट करके उसको स्टाफ को दे रहे जो कि उस चीज के तकनीकी ज्ञान रखते ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के हाथ में आप लोगों का स्वास्थ्य दे रहे हैं, लोगों के जान जोखिम में डाल रहे हैं। और फिर आप बात कर रहे हैं महिला स्वास्थ्य की, तो महिलाओं का जो आप पोषण का आंकड़ा भी देख लीजिए, तो महिलाएं कुपोषण में मध्य प्रदेश में आज भी 19% वाली दर पर है। और जो ग्रामीण वाले जो मतलब आदिवासी एरिया वाले जिले हैं, झाबुआ, अलीराजपुर, धार और भी कई अन्य जिले हैं, श्योरपुर वगैरह, तो वहां पर महिलाओं में कुपोषण अत्यधिक है। तो उस कुपोषण का भी जो कारण देखा जाए तो वहां पर गरीबी, स्वास्थ्य और शिक्षा की कमी सबसे आगे आ रही है। आप सर्च करके देखिएगा, बच्चों में आप कुपोषण देखिए, आंगनवाड़ी 97,000 मध्य प्रदेश में है, तो वहां पर 33% गंभीर कुपोषित बच्चे पाए जा रहे हैं आज भी। इंदौर उज्जैन की आप बात कर रहे हैं तो 45 और 46% कुपोषित बच्चे आज भी वहां पर है। भोपाल में, ग्वालियर में 35 से 38% कुपोषित बच्चे पाए जा रहे हैं, जो ये महानगर कहलाते हैं मध्य प्रदेश के। तो आपका तो जो प्रदेश के महानगर है वहां पर आपका ध्यान नहीं है, बच्चों के स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं है, महिलाओं के स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं है, उनके पोषण पे ध्यान नहीं है, तो फिर कैसा आप ध्यान दे रहे हैं स्वास्थ्य पर? जवाब दीजिए डॉक्टर गुडरेज शेख जी, किस तरह से स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है? और एक सवाल और इसमें यह है कि पीपीपी के नाम पर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, यह भी आरोप लग रहा है सरकार पर। आरोप लगाना बहुत आसान होता है, जी। लेकिन अगर आप तो बोलते हैं कि हमने 1 रुपए के हिसाब से अगर मेडिकल कॉलेज बनने के लिए जमीन दे रहे हैं, हम उसको पीपीपी मॉडल कह रहे हैं, तो क्या हम गलत कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी व्यक्ति, वास्तव बात यह है, कोई संस्था, कोई व्यक्ति अगर मेडिकल कॉलेज ढक्का बनाना चाहता है तो 300 से 400 करोड़ रुपए का वो निवेश करता है, अपार्ट फ्रॉम लैंड के अलावा। अब अगर 300-400 करोड़ का अगर निवेश किसी जिले में आ रहा है तो वो रोजगार भी लेकर आ रहा है लोगों के लिए, और स्वास्थ्य भी लेके आ रहा है, और शिक्षा भी लेके आ रहा है। तो ऐसे प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट के लिए अगर हम 1 रुपए के हिसाब से अगर जमीन देते हैं तो कांग्रेस का क्यों पेट दुखता है? मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं। और हमारी कांग्रेस के साथी ने एक सवाल उठाया कि जो कुपोषण वाला विषय था उसके ऊपर, तो बहुत सारे मैं आपको नामजद अगर बात करूं तो योजनाएं हैं जैसे ललीमा अभियान से किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में अनीमिया की रोकथाम हुई है। उसी प्रकार से आप ये देखिए कि जो पोषण नीति 2020 से लेकर 2030 के लिए हमने ड्राफ्ट की और इंप्लीमेंट हो रही है, उससे आप ये देखेंगे कि 2030 तक लगभग हर समुदाय तक पोषण अच्छी तरह से पहुंच जाएगा। फिर मातृ शिशु संजीवनी मिशन से अगर बात करें तो जो ट्रबलसम प्रेगनेंसीज होती हैं उन महिलाओं में काफी ज्यादा फायदा दिखा है, तो ये चीज डाटा दिखाती है। तो लगातार मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो काम कर रही है। अब आंखें बंद करके जुबान चलाना हो किसी को तो फिर कांग्रेस बन सकता है वो, या कांग्रेस ज्वाइन कर सकता है। ठीक है कोमल सिंह जी, क्या वास्तव में सरकार के जो प्रयास हैं सही दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं, और किस तरह की कमियों को आप मानते हैं कि सबसे ज्यादा इस समय आवश्यक है ध्यान देने के लिए? देखिए, सरकार को सबसे पहले अगर स्वास्थ्य में सुधार करना है तो सबसे पहले जो हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, आपकी बात रखें। सरकार को सबसे पहले जो चाहे वो संविदा कर्मचारी हो चाहे वो आउटसोर्स कर्मचारी हो जो लगातार अपनी शोषण की बात से गुजर रहे हैं, सरकार ने जो चुनाव से पहले जो वादे किए थे कि हम संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाएंगे, आज वो कर्मचारी दर की ठोकर खा रहे हैं। उनको 5-5, 6-6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। इस स्थिति में वो खुद ही बीमार है, बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं कर्मचारी, दूसरों की सेवा कैसे करेंगे? फिर भी वह सभी कर्मचारी अपनी जान अकेली पर रखकर वो लगातार जनमानस की सेवा कर रहे हैं। मेरी सरकार से गुहार है कि जो आउटसोर्स प्रथा पर लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है उस पर तत्काल प्रतिबंध लगाई जाए। उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति आयोग बनाया जाए और एवं संविदा कर्मचारियों के लिए भी नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि सरकार कम से कम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ, स्वास्थ्य विभाग के जो मरीज हैं उनके साथ खिलवाड़ ना किया जाए, क्योंकि वहाँ गरीब तबके के मरीज आते हैं। जब तक उनमें स्टाफ ट्रेंड स्टाफ नहीं मिलेगा उनको, जब तक कर्मचारी वो मरीजों की सही ढंग से देख रेख कैसे कर पाएंगे? तो कोमल सिंह जी, ये बात तो बिल्कुल है कि आप लगातार इस विषय को उठा भी रहे कि नियमितीकरण होना चाहिए, ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, लेकिन इसके तर्ज जो सरकार मरीजों के लिए कर रही है उस पर आप क्या राय रखते हैं? क्या वाकई जैसे कि पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, हेल्थ मॉडल को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, तो ये प्रयास के जमीन पर भी उतने ही कारगर दिखते हैं जितने की दावों में है? देखिए, कुछ दावे सरकार के अच्छे, सरकार द्वारा कुछ काम अच्छा भी किया जा रहा है, जिसको बिल्कुल मैं कह सकता हूं। जैसे सरकार द्वारा जो जिला अस्पतालों में जैसे MRI चालू की गई है, CT स्कैन चालू की गई है, जी बिल्कुल नहीं, एक अच्छा सरकार की द्वारा अच्छा पहल किया गया है कि सरकार द्वारा निरंतर मरीजों को सुविधा भी मिल रही है। निश्चित ही सरकार द्वारा एक अच्छा पहल है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मरीजों को जिस तरह से मिलना चाहिए गरीब जनता को, वो नहीं मिल पा रही है। ठीक है, इस पर डॉक्टर गुलरेज सिंह जी कह भी चुके हैं कि चुनौतियां हैं, स्वीकारा भी उन्होंने। लेकिन डॉक्टर गुलरेज सिंह जी, एक बात जो सामने आ रही है कि जो लोग अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारे तमाम डॉक्टर्स हैं, कोमल सिंह जी भी जैसे जुड़े हैं, संविदा कर्मचारी महासंघ से हैं ये, तो इनकी नियमितीकरण को लेकर भी एक विषय बार बार आता है कि समय पर वेतन मिले, नियमित हो, ताकि उत्साह के साथ काम कर सके, मरीजों की सेवा भी लगातार इनकी जारी रहे। तो क्या इस दिशा में भी सरकार कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है, कुछ विचार चल रहा है? डेफिनेटली अमित, अगर आप ये बात करेंगे तो मैंने आपको यही कहा कि अगर 2024 का बजटरी एलोकेशंस को देखें हम हेल्थ सेक्टर के लिए, तो वो 23-24 के मुकाबले जस्ट डबल था। वो पिछले अगर 10 साल में हम देखें तो वो 15 गुना से ज्यादा हुआ है। तो इन सब चीजों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस ह्यूमन रिसोर्स दोनों को ही मद्देनजर रखते हुए ही किया है। और मैं तो एक बात कहूंगा, मुझे लगता है कि अब समय भी समाप्त हो रहा है, तो मैं यही कहूंगा हमारे व्यूअर्स को भी कि निष्कर्ष में तो ये कहूंगा कि स्वस्थ प्रदेश, सशक्त प्रदेश सिर्फ संकल्प नहीं है बल्कि एक हकीकत है। और बहुत सारी योजनाएं इंक्लूडिंग 50 नए मेडिकल कॉलेज की योजना, ये उसको बिल्कुल हमारे सामने प्रदर्शित करती है। जी प्रतिभा विक्टर जी, सिर्फ संकल्प नहीं है, बाकी मध्य प्रदेश को हमें और इस क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। यदि बढ़ाना है तो क्या सुझाव सरकार को देना चाहेगा विपक्ष?
जी, सुझाव यही है कि जिस तर्ज पे आप भोपाल या इंदौर, उज्जैन को आप सुविधाएं दे रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स बनवा रहे हैं, तो उसी तर्ज पे आप गाँवों में भी इसी हॉस्पिटल्स बनवाए, वहां पर डॉक्टर्स, कर्मचारी की नियुक्ति करें जो ट्रेंड हो, और जो स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए कर्मचारी है तो उनका, जैसे कोमल सिंह जी ने कहा है, वेतन को लेके परेशानियां, तो वो भी सरकार को सुननी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि गांव तक पहुंचने के लिए एम्बुलेंसेस को सड़कें नहीं, सबसे पहले तो आप सड़कें बनाए, उसके बाद पीएम श्री एम्बुलेंस, तो ठीक है आप नॉर्मल एम्बुलेंस पहुंचाइए, परंतु सुविधाएं दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ महिलाओं को होती है, तो ये सुविधाएं गाँव में होनी चाहिए। बिल्कुल, सरकार ने स्वीकारा भी है कि चुनौतियां हैं जिस पर लगातार मंथन किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से हमारा जो प्रदेश है, मध्य प्रदेश, पूरे देश में एक बहुत ही बेहतर हेल्थ मॉडल के तौर पर सामने आता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।